हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रथम विश्व युद्ध, उसका थोड़ा सा विवेचन और हम विश्लेषण कर लेते हैं। ये इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सब के लिए ये लाभप्रद हो, या और भी जो इतिहास के अध्येता हैं उनको ये इसमें मज़ा आए, इस हिसाब से मैंने इस पर थोड़ा सा शोध करने का कोशिश किया है और बतलाने का कोशिश किया है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध एक विश्लेषण। तो ये जो 1914 ईस्वी में जो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, जो 1918 तक चला, तो 1914 से लेकर के 1918 तक ये चलने वाला युद्ध, जिसमें जो मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच में लड़ा गया। मित्र राष्ट्र में एक और इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका जैसे राष्ट्र थे। तो केंद्रीय राष्ट्र के रूप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, तुर्की और बल्गेरिया इत्यादि जैसे राष्ट्र थे। इन राष्ट्रों के बीच में ये लड़ाई लड़ी। 4 वर्षों तक बहुत ही भयंकर संघर्ष हुआ, पूरे मानवता की क्षति हुई और 1918 में ये युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसको विश्व युद्ध का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इससे पहले जितनी भी लड़ाई पहले लड़ी गई थी, उससे ये भिन्न लड़ाई था, जिसमें दुनिया के सारे शक्तिशाली राष्ट्रों ने भाग लिया था और जल, थल, नभ, वायु सारे जगह ये लड़ाई लड़ी गई। धरती हो या आकाश हो या समुद्र हो, सारे सेनाओं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों ने इसमें हिस्सा लिया था। और जो ऐसा ये सर्वांगिक युद्ध था जिसमें दुनिया के सभी राष्ट्रों ने सभी तरह के संसाधनों को जुटा करके लड़ाइयाँ लड़ी। ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ जिसका कभी प्रयोग नहीं हुआ था। टैंक और बम के गिराने का भी इसमें बहुत ज़्यादा यूज किया गया। पनडुब्बी का इस्तेमाल किया गया युद्ध में। सैनिकों के अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रों की सामान्य जनता ने भी भाग लिया। और इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि इसमें जो पूरा व्यापक पैमाने पर हुआ, बहुत ही क्रूरता और पाशविकता का प्रदर्शन हुआ। जितनी क्षति इसमें हुई, उतनी क्षति किसी अन्य युद्ध में नहीं हुई थी। इस सब के आधार पर, और जो मारे गए, जो लोग हताहत थे, जो जितने संख्या में सैनिक मारे गए, और जो इसकी व्यापकता थी, जितना क्षेत्र में ये इसका प्रसार हो गया था, तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि लगभग पूरी दुनिया के जो जितने शक्तिशाली और कम शक्तिशाली भी सब देश इसमें संलग्न थे, सम्मिलित थे। तो इस हिसाब से इसको विश्व युद्ध का नाम दिया गया, जो 1914 से लेकर के 1918 तक चला। तो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है ये कि ये प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो 1914 से लेकर के 1918 तक चला। अब हम चर्चा करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या सब कारण थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण की बात करें तो इसमें साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, गुप्त संधियाँ, जर्मनी और फ्रांस के बीच शत्रुता, उग्र राष्ट्रीयता, सैनिकवाद, अंतर्राष्ट्रीय अराजकता, युद्ध को अवसंभावी बनाना, झूठा प्रचार, सेरेजोव हत्याकांड, जिसे हम तत्कालिक कारण के रूप में लेते हैं। अब हम थोड़ी सी इसकी व्याख्या भी कर लेते हैं कि साम्राज्यवादी जो प्रतिस्पर्धा है वो क्यों उत्पन्न हो गया। तो यूरोप के देश में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो हर एक देश अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। वो एक बाज़ार के तलाश में थे और उनको उत्पादन के लिए कच्चा माल भी चाहिए था। पहले ही से इंग्लैंड का पूरे दुनिया में शासन था, तो कोई भी देश, दूसरा देश जब साम्राज्य स्थापित करता तो इंग्लैंड को डर जाता कि हमको चुनौती देगा। और 1914 ईस्वी तक जर्मनी की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो गई थी। लोहे और इस्पात जैसे अनेक औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में ये बहुत आगे बढ़ चुका था। तो ब्रिटेन और फ्रांस से भी हम कह सकते हैं कुछ मामले में ये आगे हो गया था और उसको टक्कर दे रहा था। तो इस हिसाब से जब वो काफ़ी आगे बढ़ा तो उससे इंग्लैंड को और फ्रांस को ख़तरा महसूस होने लगा। तो आगे बढ़ाने के लिए, जब अपना कारोबार बढ़ाने के लिए, तो उसने बर्लिन से लेकर बगदाद तक रेलवे लाइन भी बिछाने का सोचा जर्मनी ने। और इस योजना के कार्यान्वयन, अगर इस योजना को क्रियान्वित किया जाता तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और तुर्की साम्राज्य के जो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस का जो तुर्की साम्राज्य से संबंधित हित था
उसमें बाधा पहुंचती, तो उन्होंने इसका विरोध किया। इससे क्या हो गया, जब उन्होंने विरोध किया ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे देश, तो जर्मनी और जो ये जो देश थे, खास करके जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में बहुत कटुता आ गई। फिर जो हम देख सकते हैं कि कैसे नया नया जर्मनी शामिल हुआ था साम्राज्यवादी देश में। सुदूर पूर्व में जापान कूद चुका था साम्राज्यवाद के होड़ में, तो इधर जो त्रिपोली तुर्की साम्राज्य में आ गया था। तो पहले जो है वो मतलब वह जो है एरिट्रिया और सोमालीलैंड पर अधिकार कर चुका था। तो फिर फ्रांस मोरक्को पर अधिकार करना चाहता। तो जहां हम देखें कि एक देश जो दूसरे देश, मतलब जो छोटे छोटे देश थे, उस पर अपना नज़र रखे हुए थे। वो चाह रहे थे कि साम्राज्य कायम करें। रूस का जो नज़र था ईरान, कस्तूतनिया एवं तुर्की के अन्य जगहों पर पड़ी हुई थी। जापान की अपनी महत्वाकांक्षा थी। ब्रिटेन के पास बहुत बड़ा साम्राज्य था और उसको रक्षा करना चाहता था। इससे जो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि साम्राज्यवाद स्थापित करने के लिए, साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ी। उसको कायम रखने के लिए भी प्रतिस्पर्धा बढ़ी, कटुता बढ़ी और शत्रुता बढ़ी। एक देश का दूसरे देश से विश्वास कम हो गया। और फिर इस हिसाब से ये भी एक कारण था कि साम्राज्यवादी जो प्रतिस्पर्धा को हम रेखांकित कर सकते हैं विश्व युद्ध के कारण में। दूसरा कारण है गुप्त संधि। तो जर्मनी का जो चांसलर बिस्मार्क था, बहुत ही चालाक आदमी था। उसका बहुत त्यागी भी था। उसने अपने देश के लिए, भलाई के लिए, इतना बड़ा जो जर्मनी का नक्शा उसी का देन है। उन्हीं ने पूरे जर्मनी के एकीकरण में भूमिका निभाई। तो कहा जाता है कि वो गुप्त संधियों का जन्मदाता था और फ्रांस से उसको बहुत भय था। तो उसने विभिन्न राष्ट्रों से गुप्त संधि करके फ्रांस को चाह रहा था कि वो अकेला कर दें, उसको एकदम को फ्रेंडलेस कर दें, उसका कोई दोस्त नहीं बचे। तो उसने जर्मनी की सुरक्षा के लिए 1879 में ऑस्ट्रिया और हंगरी से संधि किया। 1882 ईस्वी में उसने इटली को भी उसमें सम्मिलित कर लिया। तो इस हिसाब से जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली का जो त्रिगुट बना, ट्रिपल अलायंस बना, तो उसने विश्व युद्ध में एक भूमिका निभाई। तो फिर इसके विरुद्ध 1907 ईस्वी में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस एक जो ट्रिपल एंटिटी बना लिए, वो लोग त्रिदेशीय संधि बना लिए। ये सब मिल करके एक आगे विश्व युद्ध के लिए भूमिका तैयार किया। फिर हम देख सकते हैं कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में कैसी कटुता बढ़ती गई। जर्मनी के जो चांसलर थे, और जर्मनी के एक ही क्रम में फ्रांस को एक हिसाब से एकदम पंगु बना दिए थे। और जो वो फ्रांस के जो धनी प्रदेश था अल्सेस लोरेन, उस पर अपना अधिकार भी कर लिया था। उसने मोरक्को में भी फ्रांस को मोरक्को में फ्रांस का विरोध किया था डट करके। तो फ्रांस जो है जर्मनी से बदला लेने के ताक में रहता था। अपना खोया हुआ प्रांत वापस लेना चाहता था, अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को कायम रखना चाहता था। तो प्रथम विश्व युद्ध में उसे यह अवसर मिला। इसी कारण से जर्मनी को फ्रांस से भय रहता था। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फ्रांस को जो चालाक लोग होते हैं, मजबूत और बुद्धिमान लोग होते हैं, डायरेक्ट लड़ाई करने से बचते हैं। तो गुप्त संधि के माध्यम से जर्मनी चाह रहा था कि फ्रांस को मित्रविहीन कर दें। इसके बाद हम देखेंगे कि उग्र राष्ट्रीयता दुनिया में जो है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना एकदम कम हो गई थी। मानवता का प्रभाव क्षीण हो गया था। हर एक देश अपने आप को महान समझ रहे थे, अपने देश के विकास के लिए काम कर रहे थे, राष्ट्रीयता को बढ़ाने में ऐसे ऐसे भावना को भड़का रहे थे। तो जो हमारा जो ग्लोबल विलेज है, उसका कंसेप्शन कम हो गया। उसके जगह पर राष्ट्रवाद का भावना उग्र रूप से विकसित हुआ और एक देश जो है समझने लगे कि समान जाति, धर्म, भाषा और ऐतिहासिक परंपरा के लोग एक साथ मिल कर के रहें, कार्य करें, तो उनकी आश्चर्यजनक प्रगति हो सकती है। तो यूरोप के लोग ऐसा सोच रहे थे, लेकिन मतलब फिर अपना अपना राष्ट्रवाद को लेकर के एक देश दूसरे को डैमेज करने में पीछे नहीं हट रहे थे। तो हर एक देश को लग रहा था कि उनकी संस्कृति बेहतर है। वो ये चीज़ भूल गए थे कि हम एक मूल के हैं, या मतलब एक मूल के नहीं तो पृथ्वी की बात तो छोड़ दीजिए, यूरोप में भी एक देश
अब जर्मनी जो फ्रांस के लोग एक ही नस्ल के हैं, लेकिन एक दूसरे के कटु हो गए थे। तो ये सब कोई मिल कर के प्रगति के भाव की कमी हो गई थी, और संघर्ष, राष्ट्रीयता जो है सो संघर्ष में आगे संघर्ष का रास्ता वो प्रशस्त करता गया। तुर्की साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी के अनेक क्षेत्र के निवासी स्लाव जाति ही के थे। तो रूस का विश्वास था कि तुर्की एवं ऑस्ट्रिया हंगरी के अधिकार से मुक्त होने के बाद स्लाव लोग उसके नियंत्रण में आ जाएंगे। तो रूस जो अखिल स्लाव आंदोलन को प्रोत्साहित किया, तो ये भी चल रहा था कि एक नस्ल, एक जाति के लोग एक देश से दूसरे देश में थे, तो इधर जो कुछ देश अपने राष्ट्रीयता को बढ़ाने में लगे थे, तो कोई जो अपने नस्ल को आगे मतलब कर रहे थे, नस्ल के आधार पर एकीकरण करना चाह रहे थे। तो ये सब भावना। इसके बाद हम देखेंगे कि जर्मनी, सर्ब, चेक आदि थी, वो भी उग्र राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित थी। इसके बाद हम देखेंगे कि सैनिकवाद कैसे प्रभावी हो गया। उग्र राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और यूरोपीय राष्ट्रों के बीच में आर्थिक प्रतियोगिता के कारण यूरोपीय देश अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे, चाह रहे थे कि उनका शक्ति बढ़ेगा, सैनिक बढ़ेगा तो साम्राज्यवाद भी स्थापित करेंगे, और विज्ञान के सहायता से भीषण अस्त्र शस्त्र भी बनाने लगे। और ये देश लोग जो है अपने राष्ट्रीय, मान फ्रांस, जर्मनी जैसे देश सब अपने राष्ट्रीय आय का 85% तक सेना पर खर्च कर रहे थे। सभी राष्ट्र समझ रहे थे कि जितना बड़ा उनका सेना होगा उतना जो है उनकी शक्ति बढ़ेगी, उनका इनकम बढ़ेगा। तो इस सब का प्रभाव जो पड़ना ही था पूरे देश पर, और ये सैनिकवाद के होड़ में एक दूसरे देश को नीचा दिखाने लगे, और सैनिक के आधार पर चाह रहे थे कि हम उस पर कब्जा कर लें। इसके बाद हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अराजकता कैसी हो गई थी। कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी जो एक देश की कोई अगर कानून नियम का उल्लंघन करे तो उस पर जो है अंकुश लगाए। इसका भी परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हम देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि राजनीतिक जो दार्शनिक लोग थे वो कोई ऐसा नहीं कर रहे थे कि युद्ध को टाला जा सकता है, युद्ध खराब है, युद्ध ये नहीं होगा, आपसी समझदारी से हम इसको निपटा लेंगे। बल्कि उस समय के तत्कालिक जितने बड़े बड़े माने कवि थे, दार्शनिक थे, इतिहासकार थे, या सोशल मतलब जो थिंकर सब थे, वो सब क्या कह रहे थे कि एकदम युद्ध होना ही है, युद्ध होना चाहिए, युद्ध एकदम होगा। इस हिसाब से जो है युद्ध जीवन के संघर्ष का एक स्वस्थ अंग है। तो कभी इस हिसाब से नहीं कह रहे कि युद्ध की विभीषिका है, मानवता तबाह हो जाती है, पूरा क्षेत्र बर्बाद हो जाता है, निर्दोष मारे जाते हैं। तो ये सब चीज़ के जगह पर क्या कहते थे, युद्ध जीवन के संघर्ष का एक स्वस्थ अंग है, यह प्राकृतिक नियमों के अनुकूल एवं आवश्यक है। इस हिसाब से लोगों को प्रेरित कर रहे थे लड़ाई लड़ने के लिए। तो उसके बाद हम देखेंगे कि समाचार पत्रों के द्वारा भी झूठा प्रचार किया गया, झूठे प्रचार किए जाते थे, जिससे कि एक देश के राष्ट्रीय भावना को ठोस पहुँचे। फिर तत्कालिक कारण के रूप में हम देखेंगे कि 1914 ईस्वी के जून के अंतिम सप्ताह में ऑस्ट्रिया साम्राज्य का जो युवराज था आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ बोस्निया की राजधानी सेराजोव में पहुंचा। तो वहां 28 जून को दिन दहाड़े उसे गोली से उड़ा दिया गया। तो ऑस्ट्रिया सरकार ने 28 जुलाई को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद हम देखेंगे कि युद्ध के पूर्व कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो इसमें पहला जो चर्चित घटना है वो मोरक्को का प्रश्न है कि 1904 के समझौता के हिसाब से ब्रिटेन को मिस्र में अपना उपनिवेश स्थापित करने की छूट मिली हुई थी, और फ्रांस को मोरक्को प्राप्त हुआ था। इस समझौते की सूचना मिलने पर जर्मनी को बड़ा क्षोभ हुआ। जर्मनी सम्राट ने मोरक्को जाकर वहाँ के सुल्तान को मोरक्को की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया। इसके बाद हम बाल्कन क्षेत्र की घटना देखेंगे कि कैसे बोस्निया और हर्जेगोविना तुर्की साम्राज्य के क्षेत्र में 1904 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने इन पर अपना अधिकार जमा लिया था। इन क्षेत्रों में वो सर्बिया भी लेना चाहता था। इसके बाद हम देखेंगे बाल्कन युद्ध के बारे में कि कैसे 1912 ईस्वी में सर्बिया, बुल्गारिया, मेंटीनेग्रो और यूनान बाल्कन देशों ने तुर्क के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया था। इस युद्ध में तुर्की
की हार हुई और सभी उसके अधिकार छीन लिए गए। इस बंटवारे के प्रश्न पर उन सभी देशों में आपसी संघर्ष भी होने लगा। अंततः अल्बानिया को एक स्वतंत्र देश बनवाने में ऑस्ट्रिया को सफलता मिली। उस पर सर्बिया का दावा था, अतः उसे बहुत असंतोष हुआ और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध उसकी दुश्मनी बढ़ती गई। तो हम देखेंगे कि कैसे ये सब जो युद्ध के पूर्व की घटनाएं हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि युद्ध का आरंभ कैसे हुआ। तो हम जो देखेंगे कि ऑस्ट्रिया सरकार ने 28 जुलाई को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। 1914 ईस्वी में जो ऑस्ट्रिया साम्राज्य का जो युवराज थे आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंस, तो पत्नी के साथ जब बोस्निया की राजधानी सेराजेवो पहुँचे थे तो 28 जून को उनकी हत्या कर दी गई थी। और इसके बाद जो 28 जुलाई को सर्बिया के विरुद्ध ऑस्ट्रिया सरकार ने युद्ध की घोषणा की। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे, अगर युद्ध के आरंभ और अंत पर का हम विश्लेषण करें तो हम देख सकते हैं कि रूस जो सर्बिया का समर्थन किया, सैनिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी। ऑस्ट्रिया जो है सो जर्मनी का मित्र देश था। तो ऑस्ट्रिया सर्बिया युद्ध के द्वारा रूस में सर्बिया का समर्थन हुआ। उसके बाद ऑस्ट्रिया की सहायता करने के लिए जो जर्मनी आ गया। अब जब ऑस्ट्रिया के खिलाफ रूस की सेना चल पड़ी तो जर्मनी ने अपने मित्र राष्ट्र ऑस्ट्रिया का समर्थन किया। तो ऐसी परिस्थिति में रूस के समर्थन में फ्रांस और ब्रिटेन भी आप कूद गए। इस हिसाब से एक एक करके यूरोप के सभी राज्य युद्ध में शामिल हो गए। यह युद्ध केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा, जापान ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उसके बाद हम देखेंगे कि जर्मनी की जो सेना है बेल्जियम पर बिजली की तरह माने आक्रमण कर दी। उसको रोकते हुए फ्रांस की राजधानी पेरिस से मात्र 20 किलोमीटर दूरी तक वो पहुंच गई थी। रूस ने भी जर्मनी और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था पहले। उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रांस की ओर जर्मनी का बढ़ना फिर रुक गया। इसके बाद फिर पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा सुदूर पूर्व में भी युद्ध होने लगा। पहले दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने होकर लड़ती थी। बाद में यह प्रणाली खत्म हुआ और नए ढंग से युद्ध शुरू हुआ। खंदक खोद करके सेनाएं छापामार युद्ध भी करने लगी थी। अलग अलग तकनीक से युद्ध होने लगा। यूरोप से बाहर यह फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया, अरब, जर्मनी, तुर्की इस सब में भी फैल गया। इस युद्ध में मशीन गन और मतलब लिक्विड फायर इस सब का प्रयोग हुआ। जर्मनी के द्वारा पनडुब्बी सब का भी उपयोग किया। ब्रिटेन ने टैंक का उपयोग किया। तो युद्ध लंबा खिंच गया, इसमें लाखों व्यक्ति मारे गए। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस युद्ध में सम्मिलित हो गया। मित्र राष्ट्रों के प्रति उसकी सहानुभूति थी। उसका अपना आर्थिक भी हित था। 1915 ईस्वी में जर्मनी की यू बोटों ने लुसुतिनिया नामक ब्रिटिश जहाज़ को डुबोने का काम किया। इस जहाज़ में 128 अमेरिकी यात्री थे जो मारे गए थे। तो इससे अमेरिका में बहुत क्षोभ हुआ और 1917 ईस्वी में जर्मनी की पनडुब्बियों के कुछ जहाज़ को डुबो दिया, जिसमें अमेरिका के नागरिक को ले जाने वाले अमेरिकी जहाज़ भी थे। तो इसके बाद घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा। रूस का युद्ध से अलग होना। अब ये सब हमने देखा कि कैसे एक गुट में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका थे और दूसरे गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, तुर्की और बुल्गारिया थे। लेकिन रूस में जब ये क्रांति हुई तो ये जो क्रांतिकारी लोग थे युद्ध का विरोध करते थे। उनका मानना था कि इससे अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी और 6 लाख रूसी सैनिक भी मारे गए थे। तो इस सब के कारण जो 1917 ईस्वी में जब इधर रूस की क्रांति हुई तो लेनिन के नेतृत्व में जब वहाँ बाल्शेविक पार्टी सत्ता में आई तो उसने क्या किया कि अपने आप को युद्ध से अलग कर लिया। ऐसा निर्णय लेने के बाद रूस की सरकार ने जर्मनी की अपमानजनक शर्तों के बावजूद उससे संधि कर ली और रूस उससे युद्ध से अलग हो गया। फिर 6 अप्रैल 1917 को संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के बाद 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त अभियान शुरू किया। फलतः जर्मनी और उसके सहयोगी देशों की हार होने लगी। फिर
अक्टूबर में तुर्की ने, नवंबर में ऑस्ट्रिया हंगरी ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी बीच जर्मनी में एक क्रांति हो गई। जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने जर्मनी से भागकर इंग्लैंड में शरण ली। फिर नई जर्मनी सरकार 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की घोषणा की और इसके बाद युद्ध समाप्त हुआ। अब युद्ध के बाद के परिस्थिति को देखेंगे। जब युद्ध हुआ तो दुनिया भर के जो लोग थे वो चाह रहे थे कि युद्ध से जो राष्ट्र प्रभावित हुए हैं उन पर मरहम लगे, मानवता का कल्याण हो, आगे ऐसा युद्ध नहीं हो। तो सबसे पहले जो है पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ। 1919 ईस्वी के प्रारंभ में पेरिस में जो शांति सम्मेलन हुआ तो 27 राष्ट्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, लेकिन इसमें जो है सो रूस को निमंत्रित नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ समाजवादी शासन की स्थापना हो गई थी। पराजित राष्ट्रों को भी निमंत्रित नहीं किया गया। तो पेरिस सम्मेलन में जर्मनी के साथ एक संधि हुई थी, वर्साई संधि, उसमें भी उसका बहुत अपमान किया गया था जर्मनी का। ये सभी संधियाँ की शर्तें मुख्यतः ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के राष्ट्र नायकों ने ही तैयार किया था और पराजित राष्ट्रों पर थोप दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीज छुपा हुआ था। तो विश्व युद्ध के बाद जो विजयी राष्ट्र थे उनको ये करना चाहिए आगे युद्ध नहीं हो, लड़ाई नहीं हो। तो उल्टे उन्होंने क्या किया था कि पेरिस के सम्मेलन में अपमानजनक शर्त जर्मनी पर लाद दिए थे वर्साई संधि के माध्यम से, और अन्य देशों के साथ भी अलग अलग संधि की गई थी। तो संधि में जो है मुख्य जो पर्सनैलिटी थे उसमें थे अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसू और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज। तो इसके बाद फिर वर्साई की संधि हुई। वर्साई के संधि में जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्रों को आक्रामक घोषित किया गया। मित्र राष्ट्रों को जो क्षति हुई उसके पूर्ति का भार भी जर्मनी पर लाया गया। जर्मनी के अल्सेस लॉरेन क्षेत्र को फ्रांस को दे दिया गया। जर्मनी के सार क्षेत्र जो कोयला की खदानें थी उसको 15 वर्ष के लिए उसका अधिकार फ्रांस को दे दिया गया। जर्मनी के बहुत सारे अन्य क्षेत्र डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड इत्यादि को दे दिए गए। राइन नदी की पश्चिम तट की जर्मनी की रेलवे सड़कें आदि मित्र राष्ट्रों को दे दी गई। ऑस्ट्रिया, रोमानिया, तुर्की से जर्मन सेनाएं हटा ली गईं। टोगो और कैमरून को भी ब्रिटेन और फ्रांस ने बांट लिया। दक्षिण पश्चिम और पूर्वी अफ्रीका के जर्मन उपनिवेश ब्रिटेन, बेल्जियम, पुर्तगाल आदि को दे दी गए। प्रशांत क्षेत्र के में स्थित जितने जर्मनी के उपनिवेश तथा चीन के उसके सारे एक अधिकार क्षेत्र जापान को दे दिए गए। इस तरह जर्मनी के सारे उपनिवेश छीनकर विजेताओं को दे दिए गए। संधि में जर्मन से वायुसेना और पनडुब्बी रखने का अधिकार भी छीन लिया गया। जर्मनी के निशस्त्रीकरण की व्यवस्था की गई। तो इस तरह से उसको सेना को 1 लाख तक में सीमित कर दिया गया। तो इतना अपमानजनक शर्त रखा गया, तो आगे भी यह अशांति बनी रही। और कहा जाता है कि वर्साई के संधि के पीछे जो द्वितीय विश्व युद्ध के पीछे वर्साई की संधि का एक फैक्टर था। इतना जो अपमान किया गया था जर्मनी का, तो कहा जाता है कि वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज छिपे हुए थे। अन्य संधियां भी हैं, जैसे ऑस्ट्रिया को मतलब हंगरी, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और पोलैंड को स्वतंत्र करने को कहा गया था। तो इटली और जर्मनी में काफ़ी असंतोष हो गया इस बात को लेकर के। तो इटली और जर्मनी समान रूप से यूरोप में नई व्यवस्था से असंतुष्ट थे। इसके बाद देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम सब क्या सब हो गया। तो बहुत ही धन जन का संहार हुआ, बहुत ही संहारकारी युद्ध था। करोड़ों व्यक्ति घायल हुए, लगभग 1 करोड़ सैनिक मारे गए थे। बमबारी में हजारों कल कारखाने एवं भवन नष्ट हो गए। 1500 अरब डॉलर की क्षति हुई। तो इतना विनाशकारी युद्ध कभी नहीं लड़ा गया था। और अगर आर्थिक संकट की बात करें तो मजदूरी की दर इस युद्ध के बाद ऊंची हो गई, उत्पादन में भारी कमी हो गई। युद्ध के समय में जो लाखों की संख्या में नियुक्ति हुई थी सैनिक, वो युद्ध के बाद सब बेकार हो गए। युद्ध के समय में काम आने वाला जो माल तैयार वाले जो करने वाले जो कल कारखाने थे वो सभी बंद हो गए। तो इसके कारण बेकारी की समस्या उत्पन्न हो गई। सारे संसार में त्राही कृष्ण मच गई।
सबसे दयनीय अवस्था में जर्मनी और ऑस्ट्रिया की थी। एक पत्रकार फिलिप गिब्स के हिसाब से वियना में 1 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों को दूध नसीब नहीं हो पा रहा था। एक व्यक्ति को 2 पाउंड रोटी भोजन के लिए मिलती थी। इतनी स्थिति खराब हो गई थी। उसके बाद हम देखेंगे कि जो महान साम्राज्य थे तो वो चारों साम्राज्य का अंत हो गया। जो माने जर्मनी, रूसी, ऑस्ट्रियन और तुर्की साम्राज्य का अंत हो गया। नए राष्ट्र जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, हंगरी जैसे नए राष्ट्र का जन्म हुआ। और 1917 में जब रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी तो एक नए रूस का जन्म हुआ, जिसमें एक नई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हुई। इसके बाद वैज्ञानिक प्रगति की बात करें तो महायुद्ध का सबसे अधिक प्रभाव वैज्ञानिक क्षेत्र पर पड़ा। विद्युत के आविष्कार ने संसार में उथल पुथल मचा दी। जलयान, वायुयान, पनडुब्बी ने युद्ध के प्रणाली को बदल दिया। जो पहले जैसे युद्ध होते थे अब इसमें लोगों ने देखा कि बिल्कुल अलग तरह का युद्ध था। जहरीले गैस सब का भी प्रयोग हुआ। इसके बाद फिर पूरे दुनिया में ऐसी व्यवस्था नहीं हो, युद्ध को रोका जाए, शांतिपूर्ण ढंग से कलह झगड़ा का निपटारा हो, इसके लिए राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और जब उपनिवेश जो कायम किए थे साम्राज्यवादी देशों के द्वारा दुनिया में जहाँ जहाँ उपनिवेश कायम किया गया था तो उन लोगों ने देखा कि अरे इससे तो हम लड़ सकते हैं। तो वहाँ भी आत्मनिर्णय के सिद्धांत को संसार में लागू हुआ। मित्र राष्ट्रों ने घोषणा की थी कि हम आत्मनिर्णय का ये देंगे। तो उसमें जो पराधीन देशों में जो उत्साह जगा था तो उनके स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन वहाँ प्रारंभ हो गया। हथियारबंदी से जो इतना विभीषिका हुई, इतना नरसंहार हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हथियारबंदी की होड़ जो शुरू हो गई। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली सब विजयी देश जो है अपने सैनिक शक्ति में वृद्धि करना शुरू कर दिए। जो जर्मनी है उसके शक्ति में कटौती कर रहे थे। इसके बाद दुनिया में जो जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी जैसे तानाशाहों का उद्भव हुआ। उसके बाद फिर जो युद्ध में हम देख सकते हैं कि युद्ध के पूर्व यूरोप के लोगों में काले और गोरे का भाव था, नस्ली हावी था कि ये नस्ल श्रेष्ठ है, ये नस्ल कमज़ोर है। तो यूरोपीय और अफ्रीका के जो काले लोग जो से यूरोपीय लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। तो युद्ध में अफ्रीका एशिया के सैनिकों की वीरता देखकर उनकी धारणा बदल गई, उनको वो सम्मान करने लगे। इसके बाद फिर काले गोरे का भेदभाव ख़त्म हुआ। स्त्रियों की स्थिति में भी सुधार हुई। पहले जो स्त्रियों के साथ जो भेदभाव किया जाता था, लोगों ने देखा, दुनिया के जो देश थे और दुनिया के जो शासक वर्ग थे उन्होंने देखा कि कैसे महिलाएं पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिला करके काम कर सकती हैं। तो नवजागृति आई, मजदूरों की भी स्थिति में सुधार हुआ। युद्ध काल में जो युद्ध सामग्री के उत्पादन में मजदूरों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी, तो उनके भी मजदूरी में वृद्धि हुई। लेकिन जो प्रथम विश्व युद्ध में जो जर्मनी पर अपमानजनक ढंग से जो थोपा गया जो संधि, उसके सैनिक शक्ति में कटौती की गई, उसके साम्राज्य को छीन लिया गया, उसको तरह तरह से अपमान किया गया, उसके खान को छीन लिया गया। तो इससे इसका बीजारोपण हो गया। और जब जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी जैसे जैसे तानाशाह पैदा हुए तो युद्ध उन्माद फैला करके बड़े ही एक ढंग से द्वितीय विश्व युद्ध को प्रारंभ किए। उससे और बहुत अपार क्षति हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध के परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं कि भयंकर युद्ध था, जनधन की अपार क्षति हुई थी। और भविष्य में ऐसा युद्ध नहीं होगा ऐसा था, लेकिन जो पराजित देशों को जो अपमानित किया गया तो उससे विजयी राष्ट्रों की जो आशाएं पूरी नहीं हुई कि दूसरा युद्ध नहीं होगा। तो उस प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में ही उनके जो संधि थे उसमें द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि यूरोप और एशिया के मानचित्र में कैसा परिवर्तन हो गया। अब जो क्षेत्र फ्रांस का था, अल्सेस लॉरेन क्षेत्र, तो फ्रांस का जो अल्सेस लॉरेन क्षेत्र पर अधिकार हो गया। डेनमार्क को सेल्सविक दे दिया गया। पोलैंड का एक नया स्वतंत्र
पोलैंड का एक नया स्वतंत्र राज्य निर्मित हुआ। हंगरी और ऑस्ट्रिया अलग कर दिए गए। ऑस्ट्रिया से बोहेमिया तथा मोरविया, हंगरी से स्लोवाकिया, जर्मनी से साइलेसिया के कुछ भाग को लेकर के एक नया देश बनाया गया, चेकोस्लोवाकिया। उसी हिसाब से सर्बिया, बोलीविया, मैसिडोनिया इत्यादि क्षेत्र को मिलाकर के यूगोस्लाविया नाम का एक देश बना। रूस के कई क्षेत्रों को काटकर फिनलैंड, लिथुआनिया, लेटिविया तथा एस्टोनिया जैसे स्वतंत्र देशों का निर्माण हुआ। और एशिया की बात करें तो तुर्की साम्राज्य के विघटन के बाद मिस्र तथा हिजाज को स्वतंत्र कर दिया गया तथा इन पर अंग्रेज़ों का संरक्षण स्थापित हुआ। इसी तरह से फिलिस्तीन तुर्की साम्राज्य से अलग कर दिया गया और उसे अंग्रेज़ों के संरक्षण में दे दिया गया। यहाँ यहूदियों को रहने की अनुमति दे दी गई। मेसोपोटामिया को तुर्की साम्राज्य से बाहर कर दिया गया तो अंग्रेज़ों के संरक्षण में वहाँ अरब राजा राज करने लगे। अब इसका भी नाम बदल करके जो हम देख रहे हैं कि इराक नाम जो पड़ा, सो इसी जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद पड़ा। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि कैसे 1914 में जो ये भयानक युद्ध शुरू हुआ और 1918 तक चला, जिसमें कि मित्र राष्ट्र विजयी हुए। तो इसके अगर मतलब कारण की चर्चा करें तो साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, गुप्त संधियां, जर्मनी और फ्रांस के बीच शत्रुता, उग्र राष्ट्रीयता, सैनिकवाद, अंतर्राष्ट्रीय अराजकता, राजनीतिक दार्शनिकों के द्वारा युद्ध को अवश्यंभावी बताना, समाचार पत्रों द्वारा झूठा प्रचार, सेरेजोवो हत्याकांड को, ये सब हम तात्कालिक कारण के रूप में ले सकते हैं। तो ये सब युद्ध का कारण हो गया। और 1914 को ये जो युद्ध प्रारंभ हुआ 1918 तक चला। इसके बाद पेरिस का शांति सम्मेलन हुआ। इसके बाद अगर युद्ध के परिणाम की बात करें तो व्यापक रूप से धन जन का संहार हुआ, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, महान जो साम्राज्य थे उनका अंत हो गया, नए नए राष्ट्रों का जन्म हुआ, रूस में समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था जन्म ली, वैज्ञानिक प्रगति हुई, राष्ट्र संघ की स्थापना हुई ताकि आगे जो युद्ध की विभीषिका से दुनिया को बचाया जा सके। और जो साम्राज्यवादी देशों के द्वारा जो उपनिवेश स्थापित किया गया था वहाँ भी नया जागरण उत्पन्न हुआ, वो भी स्वतंत्र होने की भावना उनमें पनपने लगी। और फिर हथियारबंदी को होड़ लगने लगा। अभी भी हम देख सकते हैं, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। एक देश ज़्यादा से ज़्यादा हथियार खरीदना चाह रहा है और जो हथियार माफिया हैं उससे अपना इनकम कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे तानाशाही का उदय हो गया। जैसे हम देख सकते हैं कि कैसे जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी जैसे तानाशाह उत्पन्न हुए। सामाजिक प्रभाव भी प्रथम विश्व युद्ध का पड़ा और उसमें जो जर्मनी पर अपमानजनक ढंग से जो संधि लागू की गई तो उसके फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। और उसके बाद एशिया और यूरोप के जो मैप थे, मानचित्र थे, उसमें भी परिवर्तन हो गया। कुछ नए देश सब बनाए गए और कुछ पुराने जो देश थे उनमें से कुछ भाग को काटा गया। तो इस हिसाब से इसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा पूरे दुनिया पर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि माने लाखों लोगों के मारे जाने के बाद इसमें हम देख सकते हैं कि कितने पैसा खर्च हुआ। 1 करोड़ सैनिक मारे गए, करोड़ों व्यक्ति घायल हुए थे। लोग कितने मारे गए होंगे इसका आप अनुमान लगा लीजिए। इसके बावजूद भी फिर द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं टाला जा सका। तो प्रथम विश्व युद्ध एक मैसेज है कि इसमें जो उग्र राष्ट्रवाद है या मतलब तानाशाही है या हथियार का होड़ है या प्रोपगेंडा है या झूठा प्रचार है या मतलब ये सब चीज़ सबसे पूरी दुनिया में युद्ध का खतरा हो जाता है। तो उग्र राष्ट्रवाद से भी बचना है, मानवतावाद को भी स्थापना करना है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसी संस्थाएं बनी, अभी हैं भी, जो रंग, रूप, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती, सबके लिए काम करती हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे यूनिसेफ है, कैसे रेड क्रॉस सोसाइटी है, ऐसे ऐसे NGO सब बने, ऐसे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनी जो किसी
राष्ट्रवाद या किसी जाति या किसी धर्म को लेकर के काम नहीं कर रही थी, किसी नस्ल को लेकर के काम नहीं कर रही थी। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी हम देखेंगे कि नस्लवाद कम हुआ। जो यूरोप के लोग थे अपने को श्रेष्ठ समझ रहे थे, उन्होंने उनकी जो छवि जो काले लोगों के प्रति भी नरम हुई। तो इन बातों को, इन सारे पॉइंटों का अगर हम अध्ययन करें तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में और उसकी जो विभीषिका हुई, उसका जो परिणाम हुआ, उसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध कैसे हुआ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत